नमस्कार फ्रेंड्स, अतिशय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के वीडियो में आज हमारा टॉपिक है संधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे ध्यान से समझें और संधि आ जाने पर अन्य और भी टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। संधि आ जाने पर हम शब्द के अर्थ अच्छे से लगा सकते हैं, शब्द शुद्धि अशुद्धि चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो संधि आना बहुत ज़रूरी है और संधि से संबंधित 2-3 प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो, सब में हिंदी व्याकरण आती है और उसमें निश्चित रूप से संधि का टॉपिक होता है। तो हमें संधि आना बहुत ज़रूरी है और आज हम शुरू कर रहे हैं संधि से। तो संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ है योग, मेल, यानी योग का अर्थ होता है जुड़ना, मेल का अर्थ भी होता है जुड़ाव। तो किसी चीज़ को जोड़ देना, अर्थात दो वर्णों, दो अक्षरों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, जिसे हम वर्ण कह देते हैं, अक्षर कह दें या ध्वनि कह दें। तो ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं और जहाँ दो या दो से अधिक वर्ण हो और दूसरी तरफ बीच में प्लस या धन का निशान होता है और दूसरी तरफ भी कुछ वर्णों का समूह होता है, दो या दो से अधिक, तो उन दोनों वर्णों को मिला देने पर, प्लस के दोनों ओर के वर्णों को मिला देने पर जो शब्द बनता है वह संधि युक्त शब्द बनता है। हमने उदाहरण के रूप में लिया है गण, यहाँ दो व्यंजन वर्ण है, प्लस दूसरी तरफ ईस यानी दो वर्ण है, उसमें एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है। तो जहाँ परिभाषा में हमने ये देखा कि दो वर्णों को, यहाँ स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की बात नहीं है, केवल हमें समझना है कि संधि कैसे होती है। तो दो वर्णों को मिला देने पर जो शब्द बनता है वो संधि युक्त शब्द होता है। तो दो वर्णों, दो अक्षरों या दो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। यहाँ गण में अ और प्लस के बाद ई, अ और ई का मिलान होकर के ए की मात्रा बनती है। हम जानते हैं कि जो ए है वह अ प्लस ई के मिलने से बनता है। तो यहाँ अ और ई मिलकर बन गए ए, तो ये गणेश शब्द बन गया। तो ये संधि युक्त शब्द है। तो इस प्रकार से हमने संधि की परिभाषा देखी। अब संधि की परिभाषा को कामता प्रसाद जी ने किस प्रकार से परिभाषित किया है देख लेते हैं। कई बार परीक्षा में इनके नाम से पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या कहा है, या फिर इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा देकर पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा है। तो दो वर्णों या दो अक्षरों के पास पास आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, तो विकार का यहाँ अर्थ है परिवर्तन, यानी दो वर्णों के पास पास आने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। इसी तरह से किशोरी दास जी ने भी अपनी तरीके से कहा है कि दो वर्णों के पास पास आने से जो रूपांतरण होता है, परिवर्तन या रूपांतरण, रूप में परिवर्तन आया है तो उसे संधि कहते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो संधि के बारे में बताती है, तो इन्हें भी हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं संधि विच्छेद। जैसा हमने देखा कि संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं, तो संधि विच्छेद, विच्छेद से अर्थ है किसी चीज़ को अलग अलग कर देना, दूर दूर कर देना। तो जो मेल स्वरूप ध्वनि परिवर्तन को, यानी जो मेल स्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन वाला शब्द बना है उस शब्द को पुनः मूल स्वरूप में या उसी स्वरूप में लाना, अलग अलग लिखना, वही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे ऊपर हमने गण प्लस ईस मिलाकर के गणेश शब्द बनाया और यहाँ संधि विच्छेद का अर्थ है कि जो गणेश शब्द है उसमें से इन दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया, गण प्लस ईस, तो ये है संधि विच्छेद। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं संधि के। 3 भेद कौन कौन से? स्वर संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। स्वर संधि में से निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? देखो, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ स्वर संधि है तो स्वर वर्णों का ही मेल होगा। दो स्वरों के मेल से
उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसा ऊपर बताया, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तो वहाँ बताया नहीं गया था कि कौन से वर्ण, स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण, कोई से भी हो उसको संधि कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो स्वर संधि में जो वर्णों का मेल होगा वह स्वर वर्णों का ही होगा। और स्वर वर्ण क्या होते हैं? अ आ ई ई जो हमने पढ़े थे हिंदी में 11 स्वर होते हैं, कुल मिलाकर 13 होते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं वह 11 ही होते हैं। स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के कितने प्रकार है, कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद है, और ये 5 है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन पांचों को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि कहते किसको हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दो समान स्वर मिलकर, हर बात को ध्यान से देखिए कि यहाँ कौन से स्वर मिलाएंगे, यहाँ स्वर मिलेंगे दो समान। प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो स्वर होंगे वो दोनों समान होंगे, चाहे स्वर लघु हो अथवा दीर्घ हो। लेकिन जो उनका स्वर का प्लस के पहले वाला स्वर हो चाहे प्लस के बाद वाला स्वर हो, तो दोनों का मिलान होगा, वह दोनों समान स्वर होंगे और उसे ही हम दीर्घ संधि कहेंगे। जो दोनों समान स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर बनाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो दो समान स्वर होंगे तो मिलने वाले स्वर लघु या दीर्घ हो सकते हैं, लेकिन मिलाने के बाद में जो परिवर्तन आएगा, जो विकार उत्पन्न होगा, वह हमेशा दीर्घ स्वर में ही होगा। और दीर्घ स्वर में होने वाला परिवर्तन दीर्घ संधि कहलाता है, बशर्ते कि वो पहले स्वर है जो दोनों समान हो और समान स्वरों का ही वहाँ पर मेल हो। और उन समान स्वरों में है अ आ प्लस अ आ, यानी कि पहले अ आए चाहे आ आए, और प्लस के बाद में भी अ हो चाहे आ आए। दोनों अ भी हो सकते हैं, दोनों आ भी हो सकते हैं, और दोनों में से एक जगह अ और दूसरी जगह आ भी हो सकते हैं, चाहे पहले आ हो बाद में अ हो, या पहले अ हो या बाद में आ। ये 3-4 तरह से होगा। अ के साथ अ मिलेगा, आ के साथ आ मिलेगा, अ के साथ आ मिलेगा और आ के साथ अ मिलेगा। तो 4 प्रकार से हम देखेंगे कि दीर्घ संधि में किस प्रकार मिलान होता है। इसी तरह से दूसरा स्वर है ई। तो ई में भी ई के साथ चाहे लघु हो या दीर्घ हो, दोनों तरफ समान ही स्वर होने चाहिए, और दोनों तरफ लघु या दीर्घ में से कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन मिलान करने पर हमेशा दीर्घ स्वर ही बनेगा। यानी कि अ आ को मिलाने से आ बना और ई को मिलाने से बड़ी ई बनी, ई से ईख बनी। चाहे ई छोटी वाली हो चाहे ई बड़ी वाली हो, लेकिन मिलान करने पर हमेशा बड़ी ई ही बनेगी। इसी तरह से हम ऊ को भी देख लेते हैं। ऊ या ऊ दोनों में से कोई से भी हो, लघु हो अथवा दीर्घ हो, पर मिलान करने पर हमेशा दीर्घ ऊ ही बनेगा। तो इसे कहते हैं दीर्घ संधि। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मिलान करने के बाद हमेशा दीर्घ स्वर होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अ प्लस अ बराबर आ वाले शब्द, यानी दोनों अ है लेकिन मिलकर के क्या बनते हैं? आ। तो इस प्रकार के हम कुछ शब्द से इन्हें समझ लेते हैं। मुर प्लस अरी, मुर प्लस अरी। मुर में र में अ है और यहाँ पर अ है, तो अ और अ मिलाकर बना आ। जो मुरारी शब्द में बीच में र के आ की मात्रा लगी हुई है, वह र में अ और अ को मिलाने से बना है, यानी कि मुरारी बना है। इसी प्रकार से पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन तो पराधीन बनता है, यानी कि वही लघु स्वर है लेकिन दोनों को मिलाकर आ दीर्घ स्वर बना है। स प्लस अवयव, सावयव, सावयव। अन्न प्लस भाव, अन्ना भाव। दोनों में अ स्वर है, इसमें अ है और इसमें आ है, तो अन्ना भाव। यहाँ आ गया, हम देख रहे थे अ और अ वाला। देह प्लस अंत, देहांत। दीप प्लस अवली, दीपावली। हिम प्लस अंशु, हिमांशु। प्राप्त प्लस अंक, प्राप्तांक। यानी सब में मिलाने से दीर्घ स्वर बन रहा है।
इसी प्रकार से हम शब्द देखते हैं अ प्लस आ बराबर आ वाली। पंच प्लस आयत पंचायत, प्राण प्लस आयाम प्राणायाम, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, हिम प्लस आले हिमालय, अल्प प्लस आहर अल्पाहार, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा और शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ। इस प्रकार से यहाँ पर भी अ के साथ आ को मिलाने पर भी वही दीर्घ स्वर बनता है। यहाँ हमें यही ध्यान रखना है कि स्वर मिलाने पर हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा। अब इसके बाद देखो, अभी हमने अ के साथ आ मिलाया और अब हम आ के साथ अ मिला करके दीर्घ आ बनाएंगे। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, दीक्षा प्लस अंत दीक्षांत, सॉरी यहाँ अंत लिखा हुआ है, दीक्षांत होगा। युवा प्लस अवस्था युवावस्था, दल, एक मिनट फिर मिस्टेक हो गई, तथा प्लस अपि तथापि, कविता प्लस अवली कवितावली, निशा प्लस अंत निशांत, करुणा प्लस अवतार कर्णावतार। तो ये थे आ प्लस अ को मिलाकर आ बनने वाले शब्द। अब हम देखते हैं आ के साथ आ मिलाने पर भी वही दीर्घ स्वर बनता है। लघु स्वर मिलाकर भी दीर्घी बनता है और दीर्घ स्वर मिलाने पर भी दीर्घी बनता है। तो आ के साथ आ मिलाने पर बनने वाले आ को हम देखते हैं। विद्या प्लस आले विद्यालय, कारा प्लस वास कारावास, द्राक्षा प्लस आसौ द्राक्षासौ, दया प्लस आनंद दयानंद, रचना प्लस आत्मक रचनात्मक और महा प्लस आशय महाशय, प्रतीक्षा प्लस आले प्रतीक्षालय और चिंता प्लस आतुर चिंतातुर। तो इस प्रकार से ये सभी दीर्घ स्वर थे। दीर्घ संधि में ही हम आगे ई से बनने वाले और ऊ से बनने वाले अन्य शब्दों को देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको संधि में सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।